हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 19 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को नवंबर 2021 में अपनी पहली चालू निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माण सुविधा मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको अक्टूबर मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर पारिकर के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 17 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पोचमपल्ली को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 240 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना 15 से 26 नवंबर 2021 तक किस देश की सेना के साथ छठे द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास शक्ति का आयोजन कर रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की सेना के साथ। अगला क्वेश्चन है, वांगला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये महोत्सव संबंधित है मेघालय से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी तथा कृषि विज्ञान संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस एवं प्रदर्शनी का आयोजन 13 से 16 नवंबर तक किया गया। इसका विषय क्या रहा? तो ध्यान रखना है, ऊर्जा एवं कृषि 21वीं सदी में चुनौतियां इसका विषय रहा। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कृषि शोध संस्थानों के कुलपति, निदेशक, नीति नियोजक तथा छात्रों ने 29 तकनीकी सत्रों को संबोधित किया। इसमें लगभग 550 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस के दौरान 18 सत्रों में जलवायु परिवर्तन में कृषि, ऊर्जा की उपलब्धता एवं चुनौतियों, कृषि अभियांत्रिकी एवं संरक्षण कृषि, जल एवं उर्वरक उपयोग, पशुपालन तथा कृषि उत्पादों के संरक्षण एवं संवर्धन पर शोध पत्र पढ़े गए। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, बनारस में किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ये जो कृषि विज्ञान कांग्रेस है ये कौन से नंबर की थी? तो आपको ध्यान रखना है 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस थी। इसका आयोजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में किया गया। कब से कब तक? तो ध्यान रखना है 13 से 16 नवंबर तक। इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ऊर्जा एवं कृषि 21वीं सदी में चुनौतियां इसकी थीम रही। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस में
कितने सत्रों को संबोधित किया गया, तो ध्यान रखना है 29। और अगर शोध पत्र पूछे जाए तो ध्यान रखना है 550 शोध पत्रों को जो है पढ़े गए। और दोस्तों इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि कृषि विज्ञान कांग्रेस का 2019 का 14वां जो संस्करण था वो कहां पर आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में। तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। 14वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस नई दिल्ली में आयोजित की गई और 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस जो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने गंगा नदी की मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और पानी की गुणवत्ता के लिए NSVS नामक जलीय स्वायत्त वेधशाला विकसित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर ने। नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र पर पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के अपने निरंतर प्रयासों में IIT कानपुर ने गंगा नदी की मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और वेब आधारित विजुअलाइजेशन के लिए निरासारा स्वयं शासित वेधशाला NSVS नामक जलीय स्वायत्त वेधशाला विकसित की है। NSVS प्रणाली को कम लागत, बहुपैरामीटर, पानी की गुणवत्ता निगरानी मंच के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर सेंसर और ऑटो सैंपलर की सरणी शामिल होगी, जो अर्धपनडुब्बी आकार का सभी मौसम में मजबूत और पूरी तरह से स्थिर है। अब दोस्तों ये जो NSVS नामक जलीय स्वायत्त वेधशाला है, ये जो है पानी की pH की चालकता और घुलित ऑक्सीजन क्षमता जैसी 3 महत्वपूर्ण मापदंडों को समझ सकती है। इसका उपयोग जो है कुल घुलित ठोस, विशिष्ट गुरुत्व और पानी में धातु के आयनों की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। और दोस्तों ये जो सिस्टम होगा स्वायत्त रूप से ये प्रत्येक 15 मिनट में डेटा एकत्र करेगा और संस्थान को वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से इसकी रिपोर्ट करता रहेगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किस संस्थान ने गंगा नदी के मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और वेब आधारित विजुअलाइजेशन के लिए एक वेधशाला विकसित की है। तो ध्यान रखना है IIT कानपुर संस्थान है उसने ये विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सभी स्मार्ट शहरों का सेंटर कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। प्रदेश के सभी स्मार्ट शहरों का कमांड कंट्रोल सेंटर लखनऊ में बनेगा। इससे उन 7 शहरों में करोड़ों की लागत से कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जहां सरकार का खर्च बचेगा, वहीं एक ही कमांड कंट्रोल सेंटर से सभी शहरों की स्मार्ट सेवाओं पर नजर रखी जा सकेगी। यह सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर इसी साल दिसंबर तक शुरू किए जाने की तैयारी है। स्मार्ट सिटी योजना में प्रदेश के कुल 17 शहर शामिल हैं, जिसमें 10 शहर केंद्र सरकार ने और 7 शहर प्रदेश सरकार ने घोषित किए हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रदेश के कुल 17 शहर हैं, उसमें 10 शहर केंद्र सरकार ने घोषित किए हैं और 7 शहरों को जो है राज्य सरकार ने घोषित किया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रदेश के सभी स्मार्ट शहरों का कमांड कंट्रोल सेंटर होगा वो कहां पर बनेगा, तो ये बनेगा राजधानी लखनऊ में। अब इससे क्या होगा कि इससे हर एक शहर में जो स्मार्ट शहर है वहां पर करोड़ों की लागत से कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी और एक ही जगह से जो है सभी शहरों की स्मार्ट सेवाओं पर नजर रखी जा सकेगी। अब दोस्तों ये जो 17 शहर हैं स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो प्रदेश के शामिल किए गए हैं, तो उनमें से 10 शहर केंद्र सरकार ने घोषित किए हैं। तो वो 10 शहर कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद। ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित 10 शहर हैं स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। अब यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 शहरों को शामिल किया है स्मार्ट शहरों के रूप में, तो वो 7 शहर कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है, गोरखपुर है, अयोध्या, शाहजहांपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मथुरा और गाजियाबाद। ये 7 शहर हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट शहरों के रूप में नामित किए हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश के सभी स्मार्ट शहरों का जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वो कहां पर बनेगा, तो ये बनेगा लखनऊ में। अब दोस्तों यहां पर लखनऊ की बात है, तो लखनऊ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ का जो उपनाम है वो क्या है, तो नवाबों का शहर और बागों का शहर और नजाकत नफासत का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। तो ये लखनऊ के उपनाम है।
और दोस्तों लखनऊ ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के लिए एक हमने वीडियो बनाया था एनिमेशन ट्रिक्स पर आधारित। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और निश्चित रूप से आपको एक बार में ही सारे शहर अच्छे से याद हो जाएंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों जो प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो इससे पहले प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो इलाहाबाद इससे पहले प्रदेश की राजधानी थी और इलाहाबाद को बदल करके लखनऊ राजधानी कब घोषित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है सन 1921 में। कब? तो आपको ध्यान रखना है 1921 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से बदल करके लखनऊ की गई थी। और दोस्तों लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। 15वां अधिवेशन हुआ कौन कौन सा? तो आपको ध्यान रखना है 3 अधिवेशन हुए, 15वां और 32वां और 50वां अधिवेशन। तो ये 3 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है 32वां अधिवेशन, क्योंकि 32वें अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। और दोस्तों ये जो 32वां अधिवेशन है ये कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 1916 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो अच्छे से ध्यान रखना है। और लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद है। और दोस्तों लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो किसने नेतृत्व किया था? तो आपको ध्यान रखना है लखनऊ से नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है, उसका नाम क्या है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में स्थित है। तो ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि लखनऊ से रिलेटेड है, आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुआरे राशन योजना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत राशन डीलर राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर जाकर राशन की डिलीवरी करेंगे। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राशन डीलर घर के 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे और ग्राहकों को राशन वाहन से राशन लेना होगा। इसके लिए डीलरों को बंगाल सरकार आर्थिक सहायता करेगी, जहां डीलर द्वारा नियुक्त लोगों को 10,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि दुआरे राशन योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ये योजना शुरू की है जिसके तहत जो राशन डीलर होंगे वो कार्ड धारकों के घर के आसपास जाकर के उन्हें राशन की डिलीवरी करेंगे। अब दोस्तों इस योजना के तहत जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो राशन डीलरों को जो है 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और ये जो वित्तीय सहायता है वो किस लिए प्रदान की जाएगी? तो इसलिए कि जो प्रत्येक डीलर है वो कम से कम 2 लोगों को नियुक्त करेगा जो कि राशन पहुंचाने में मदद करेंगे। यानी कि जो डीलर होगा वो 2 लोगों को नियुक्त करेगा घर घर राशन पहुंचाने के लिए। अब जो 2 व्यक्ति हैं जो कि डीलर नियुक्त करेंगे उन्हें जो है 10,000 रुपए प्रति माह के रूप में वेतन भी दिया जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुआरे राशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुनीत राजकुमार। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। पुनीत राजकुमार राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले 10वें शख्स होंगे। अभी तक यह सम्मान केवल 9 लोगों को मिला है। आखिरी बार साल 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए यह अवार्ड दिया गया था। पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर 2021 को 46 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक सरकार जो है वो दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगी। और ये सम्मान पाने वाले जो दिवंगत एक्टर हैं पुनीत राजकुमार ये 10वें शख्स होंगे, क्योंकि अभी तक जो है इस अवार्ड से केवल 9 लोगों को ही सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व सीओपीडी दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 17 नवंबर को।
हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में COPD देखभाल में सुधार के लिए विश्व COPD दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस 17 नवंबर को मनाया गया। विश्व COPD दिवस 2021 की थीम क्या रही, तो आपको ध्यान रखना है हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट 2021 की COPD दिवस की थीम रखी गई। विश्व COPD दिवस पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। इस दिन का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल COPD दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो नवंबर के तीसरे बुधवार को ये मनाया जाता है। और 2021 में ये कब मनाया गया, तो 17 नवंबर को ये मनाया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ये डिजीज है COPD डिजीज, ये होती क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये फेफड़ों से जुड़ा एक रोग होता है जिसमें मरीज को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि फेफड़े जो है ये बहुत स्पॉन्जी होते हैं। जब हम सांस के जरिए हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। लेकिन COPD एक ऐसा रोग है जो इस प्रक्रिया को रोकता है और COPD के जो मरीज हैं उन्हें सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है और ऑक्सीजन उनके शरीर में पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है। तो इसी डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में देखभाल करने के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह 2021 के समर्थन में मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। HDFC बैंक इस अभियान के तहत अगले 4 महीनों में 2000 कार्यशाला का आयोजन करेगा। मुंह बंद रखो अभियान का उद्देश्य धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और किसी के साथ गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण ये किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और किसी के साथ जो है गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा ना करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में खोला। उन्होंने इस खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली से वर्चुअली किया। उन्होंने भारत को कृषि निर्यातकों की श्रेणी में 5वें स्थान से पहले नंबर पर लाने के लिए इस खाद्य सुरक्षा संग्रहालय को स्थापित किया है। उन्होंने देश के किसानों को वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने के मकसद से और किसानों के उत्पाद को दुनिया तक पहुंचाने के लिए फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पर खोला गया, तो ये तमिलनाडु के तंजावुर में खोला गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्चुअली इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। भारत ने 17 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन यानी यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। भारत ने यह चुनाव 164 वोटों की मदद से जीता। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है और इसे सामान्य सम्मेलन द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत ने 17 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव जीत लिया है। अब दोस्तों, अगर यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर, कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, जिसे हम जर्मप्लाज्म संरक्षण केंद्र भी कह सकते हैं, उसका उद्घाटन किया गया। इस कंजर्वेटरी को केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है, जिसे उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, और इसे जो है जर्मप्लाज्म संरक्षण केंद्र भी कह सकते हैं। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब ये जो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है, ये उत्तराखंड में खोला गया है। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो ध्यान रखना है 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों ये थे 19 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन बने? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।